देखो, मूवमेंट का डेक्लिनेशन हुआ, और डेक्लिनेशन की शुरुआत हो गई 2007 से ही। रीजन इसके कई थे डेक्लिनेशन के, कोई एक रीजन नहीं था। कई कारणों ने मिलकर आंदोलन का पतन कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे, जैसे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था सूरत स्प्लिट। 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया। सूरत में सेशन हो रहा था, और उस सेशन में ही कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट। क्योंकि मॉडरेट्स की संख्या ज्यादा थी, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को बाहर कर दिया कांग्रेस से। सबसे पहला रीजन, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे आगे कि क्या क्या हुआ उसमें, क्या क्या रीजन थे, क्यों बाहर किए गए, और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ। सूरत के ऊपर एक अलग से पूरा तैयार करेंगे, क्योंकि सूरत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूरत स्प्लिट का स्वदेशी आंदोलन पर दुष्प्रभाव बताइए, है ना, या स्वदेशी आंदोलन की भूमिका बताइए, सॉरी, सूरत स्प्लिट की भूमिका बना बताइए स्वदेशी आंदोलन के पतन में। तो इस तरीके का कोई सवाल बन सकता है, अलग से करेंगे। तो पहला कॉज सूरत स्प्लिट। दूसरा कॉज ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने इस आंदोलन को कुचल दिया। लोगों को पकड़ा गया, मारा गया, जेल में डाला गया। जो बड़े नेता थे वो कुछ डिपोर्ट कर दिए गए, कुछ जेल में डाल दिए गए, जैसे तिलक को जेल में डाल दिया गया। लाला लाजपत राय, अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र, ये डिपोर्ट कर दिए गए। बिपिन चंद्र पाल भी अरेस्ट कर लिए गए, जेल में डाल दिए गए। और अरबिंदो घोष ने रिटायरमेंट ले लिया बाद में इस रिप्रेशन से डर के। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि रिप्रेशन से डर के नहीं, उन्होंने खुद ही लिया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रिप्रेशन इतना ज्यादा था कि वो फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब आंदोलन बिना किसी नेतृत्व के हो गया, तो फिर लीडरशिप की कमी से वो आगे चल ही नहीं पाया। एक रीजन ये था। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये था स्वदेशी आंदोलन का डिक्लाइन होने का, कि 1909 के रिफॉर्म्स आ गए। 1909 के रिफॉर्म्स पर चर्चा होने लगी। मॉडरेट लीडर्स तैयार हो गए सरकार का सहयोग करने के लिए, क्योंकि उनको तो यही चाहिए था कि सरकार को सुधार कर दे। उन्हें स्वराज से कोई या सुशासन से कोई मतलब नहीं था, या स्वदेशी आंदोलन का जो उग्र चरित्र था उससे भी उनका कोई मतलब नहीं था। वो चाहती थी सरकार बातचीत करे। सरकार भी यही चाहती थी कि आंदोलन टूट जाए और मॉडरेट अलग हो जाएं। तो सरकार उनको ललचाने के लिए, लुभाने में कामयाब हो गई 1909 के रिफॉर्म्स से, मॉरले मिंटो रिफॉर्म से। सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया, 1909 का मॉरले मिंटो रिफॉर्म आया, और इस तरीके से मॉडरेट लीडर्स भी अलग होते चले गए। नेक्स्ट रीजन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट था डिक्लाइन का, वो ये था कि मुस्लिम मासेस का सपोर्ट नहीं मिला। आंदोलन मुख्यतः हिंदू ओवरटोन से ही संबंधित रहा, है ना। एक हिंदू ओवरटोन देखने को मिली इस आंदोलन के ऊपर, तो इसलिए भी ये डिक्लाइन कर गया। एक और इंपॉर्टेंट रीजन था, ये आंदोलन पहला मास मूवमेंट था। आम जनता को इसमें इन्वॉल्व किया गया, लेकिन आम जनता अभी तक आंदोलनों को चलाने के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आंदोलन के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थी। गांधी ने बाद में ट्रेन किया लोगों को, आश्रम खोले इसीलिए, साबरमती आश्रम हो चाहे वर्धा आश्रम हो, वहां पर लोगों को ट्रेन किया जाता था आंदोलनों को चलाने के लिए। और ये गांधी ने सीख ली यहीं से, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में लोग जो शामिल हुए वो आंदोलन के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थे। फिर दूसरे जो कुछ नए तत्व आंदोलन में ऐड किए गए, जैसे प्रभात फेरी निकालना, पिकेटिंग करना घरों के आगे, या सॉरी दुकानों के आगे, शराब की दुकानों के आगे पिकेटिंग करना महिलाओं के द्वारा, ये सब तौर तरीके बिल्कुल नए थे।
सब लोग इससे वाकिफ नहीं थे, और फाइनली वो लीडरलेस जब ये आंदोलन हुआ तो लोग इसे आगे नहीं चला पाए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा इसके डिक्लाइनेशन का। अच्छा, एक और चीज थी। देखो, आम जनता से आप अगर उम्मीद देखो, आम जनता को आप अपना व्यक्तिगत अनुभव भी ये करना, आम जनता को अगर अपनी कोई मांग मंगवानी हो तो वो अमूमन हिंसा का प्रयोग करते हैं। जैसे सड़क पर जाम लगा देंगे, निकलने वालों की पिटाई करेंगे, जो भी करेंगे, उल्टी सीधी तोड़फोड़ करेंगे, दुकानों में बंद करा देंगे दुकानें। ये सब आंदोलन, ये सब जो तौर तरीके हैं, या रॉयट कर देंगे, है ना, उपद्रव कर देंगे, ये सब तौर तरीके आम जनता के होते हैं जो कि हिंसक होते हैं अमूमन। अब जो इस समय स्वदेशी आंदोलन में जो तौर तरीके अपनाए जा रहे थे वो सब यहाँ हिंसक थे, नॉन वायलेंट थे, आराम से ही चलाना था काम अपना। लेकिन जब नेतृत्व नहीं रहा, अब ये सब सिखाया नहीं गया था कि कैसे आ, आ, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को आगे चलाना है। ये लोग, नेतृत्व जो था इस समय का, वो सिखा नहीं पाया था। गांधी ने सिखाया आगे चल के। इस आंदोलन के फेलियर से गांधी ने सीखा और आगे सिखाया लोगों को कि कैसे अहिंसा, और इसीलिए गांधी ने अहिंसा एक प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया अपने दर्शन में, अपनी फिलॉसफी में। क्योंकि ये आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, अहिंसा के बल पर ही चल सकता था, और अहिंसा को की संकल्पना को लोगों को सिखाने या उसे आगे बढ़ाने वाले लोग ही नहीं रहे। आम जनता को अहिंसा से कोई मतलब होता नहीं है, वो तो केवल वॉयलेंट काम कर सकती है। बसों को तोड़ना फोड़ना, शीशा में डंडा मार देना, यही सब होता है। तो फिर इसलिए भी ये आंदोलन डिक्लाइन कर गया। तो ये कई रीजन है इस आंदोलन के डेक्लिनेशन के, जो मैंने अभी आपको बताए। इनको सबको एक तो हम लोग लिख लेंगे, है ना। और फिर इसके डिक्लाइन में ही रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म की उत्पत्ति भी है। इसके डिक्लाइन होने का एक जो इफेक्ट हुआ राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर, वो ये हुआ कि रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म की उत्पत्ति हुई, क्रांतिकारी आतंकवाद की उत्पत्ति हुई। और इसका रीजन एक सबसे बड़ा यही था कि क्योंकि सरकार ने दमन चक्र चलाया, और ना तो एक्सट्रीमिस्ट के पास अब उसका कोई उत्तर था, ना ही मॉडरेट लीडर्स के पास कोई उत्तर था कि आगे कैसे लेके जाया जाए राष्ट्रीय आंदोलन को। तो फिर जो युवा वर्ग था वो हीरोइक एक्ट की तरफ चला गया, और वो हीरोइक एक्ट जो थे वो सेल्फ सेक्रीफाइस से जुड़े हुए एक्ट थे। और इसी तरीके से एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसमें सेल्फ सेक्रीफाइस के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना था। एंड दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। सेल्फ सेक्रीफाइस बेसिक कॉन्सेप्ट थी। तो एक नई विचारधारा या एक नई धारा का उदय हुआ नेशनल मूवमेंट में, स्वदेशी आंदोलन के फेलियर से ही, और वो रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म की थी। अब यहां से तीन धाराएं बढ़ती हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, एक एक्सट्रीमिस्ट, दूसरी मॉडरेट, और तीसरी रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। अब आगे हम लोगों को रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म के भी दर्शन होंगे नेशनल मूवमेंट में। तो ये इसका बेसिक कॉजेज थे। क्लियर है? समझा पाया आपको? लिख लें। ठीक है। सेल्फ सेक्रीफाइस कौन सा कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट सेल्फ सेक्रीफाइस का? हाँ, तो सेल्फ सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट यही था ना कि ये लोग क्या करते थे, व्यक्तिगत तौर पर हिंसा करते थे, लोगों को मार देते थे, जबकि इन्हें पता होता था कि इसका अंजाम क्या होगा। इसका अंजाम यही था कि उन लोगों को पकड़ा जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। लेकिन वो मरने से नहीं डरते थे, बल्कि वो सेल्फ सेक्रीफाइस के आधार पर
लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि देखो, जिंदगी से भी बड़ी या जीवन से भी बड़ी अगर कोई चीज है तो वो स्वतंत्रता है, परतंत्रता नहीं है। इसलिए आप उनमें, लोगों में बलिदान की भावना का विकास करना, सेक्रीफाइस की भावना का विकास करना, और किस लिए? राष्ट्रवाद के लिए या राष्ट्र के लिए। तो दैट वाज द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट, जो कि आगे शुरू होती है। तो सेल्फ सेक्रीफाइस का मतलब यही था। क्या भगत सिंह को नहीं पता था कि उन्हें फांसी हो जाएगी? वो जानते थे। चंद्रशेखर आजाद को जानते थे। रामप्रसाद बिस्मिल को जानते थे। सब जानते थे। वीडी सावरकर, जीडी सावरकर जानते थे उन्हें जेल होगी या फांसी हो जाएगी। तो लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने किया। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, कितने लोग जुड़े हुए हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे उन सबको। तो दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। सेल्फ सेक्रीफाइस के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद का प्रसार करना, देश के लिए या राष्ट्र के लिए बलिदान देने की भावना को प्रचारित करना। ठीक है। देखो हुआ क्या, 1907 से तो शुरू हो गया। 1911 में ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के दबाव में सरकार ने विभाजन को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। 1911 में कैंसिल हो गया, तो जब मुद्दा ही नहीं रहा तो अब आंदोलन ही क्या करता? तो इसलिए 1911 में कंप्लीटली ये समाप्त हो गया, डिक्लाइन कर गया। तो लगभग 4 साल लगे इसे डिक्लाइन करने में, और 1911 में बंगाल विभाजन खत्म हुआ। राजधानी दिल्ली आ गई 1912 में, विशेष तौर पर 1912 में ट्रांसफर हो गई थी फिजिकली। देयर आर वेरियस रीजंस, देयर आर वेरियस रीजंस ऑफ द डिक्लाइन, ऑफ दिस मूवमेंट, ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दिस मूवमेंट। इस आंदोलन के पतन के इस आंदोलन के पतन के अनेक कारण थे। इस आंदोलन के पतन के अनेक कारण थे, वेरियस रीजंस थे, है ना। विच आर एज फॉलोज, जो कि इस प्रकार हैं। विच आर एज फॉलोज, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला लिखना इसमें, सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। सूरत स्प्लिट ऑफ 1907, 1907 की सूरत फूट, 1907 की सूरत फूट। अब इसमें लिखना है इसके आगे, ठीक है ना। देखो था क्या एक्चुअली, सूरत में क्या हुआ इसको एक बार देख लो आप। देखो वैसे तो झगड़ा 1905 से ही शुरू हो गया था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। क्या झगड़ा था मैंने आपको बताया है पहले ही। झगड़े का बेसिक रीजन ये था, मॉडरेट तो चाहते थे कि बायकॉट और स्वदेशी ये दोनों बंगाल तक सीमित रहे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बंगाल के बाहर भी ये हो। अब एक्सट्रीमिस्ट के पीछे आम जनता का भी हाथ था, तो एक्सट्रीमिस्ट अपने आप को बड़े मजबूत समझ रहे थे क्योंकि जनता उनके साथ थी। जबकि मॉडरेट लीडर्स अपर मिडिल क्लास से आते थे, और राष्ट्रीय आंदोलन के मामले में वो काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी थे। तो वो फिर अपने आप को वो भी खूब बड़ा मान रहे थे। तो दोनों में एक तरीके की ईगो क्लैश भी था, दोनों दोनों धड़े के नेताओं में। 1905 में जब गोखले प्रेसिडेंट बने, बनारस सेशन की शुरुआत हुई, जिसमें स्वदेशी और बायकॉट दोनों रिजोल्यूशन पास हो गए। लेकिन ये रिजोल्यूशन बंगाल के लिए ही पास हुए केवल, कि बंगाल में ही बायकॉट और स्वदेशी रहेगा। अब फिर 1906 में स्थिति बनी। 1906 में एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे कि या तो तिलक या लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने कांग्रेस के।
मॉडरेट ये नहीं चाहते थे, विशेष तौर पर फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उन्होंने धीरे से दादा भाई नौरोजी को तैयार कर लिया, और दादा भाई नौरोजी, इस बात का पता था नहीं एक्सट्रीमिस्ट को कि दादा भाई नौरोजी को अध्यक्षता के लिए तैयार कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी को भी नहीं पता था। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता के लिए हामी भर दी, एक्सट्रीमिस्ट शांत हो गए। अब ये झगड़ा टल गया, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक के बीच में जो वार्तालाप हुआ, डिस्कोर्स हुआ, उसमें दोनों नेता, तिलक गोखले जो थे वो मॉडरेट लीडर थे, दोनों नेता इस बात के ऊपर तैयार हो गए और 4 प्रस्ताव पारित कर लिए गए। जो वो चारों प्रस्ताव थे स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड, एक स्वदेशी, दूसरा बाइकॉट, तीसरा नेशनल एजुकेशन, और एक चौथा और था, वो मैंने आपको लिखवाया है, आप देख लेना। 4 प्रस्ताव पास हो गए। ये एक्सट्रीमिस्ट के दबाव से पास हुए। जैसे तैसे झगड़ा यहां भी टल गया, लेकिन 1907 में झगड़ा टलने वाला नहीं था, और उसका बेसिक रीजन था फिरोज शाह मेहता, और फिरोज शाह मेहता का एक तो व्यक्तित्व और तिलक के बीच में बहुत गहरी रसाकसी। सेशन होना था नागपुर में, लेकिन फिरोज शाह मेहता ने चालाकी से कुछ दिन पहले ही उसे सूरत में ट्रांसफर कर दिया वेन्यू को। किया क्यों? जिससे तिलक अध्यक्ष ना बन पाए, क्योंकि तिलक की अध्यक्षता की बात कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट इस सेशन में, और वो इसलिए अध्यक्ष नहीं बन सकते थे कि सूरत से ही आते थे तिलक। तिलक महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते थे और सूरत महाराष्ट्र में ही आता था। और जो, हाँ जी, गुड इवनिंग। और जो बायलॉज था कांग्रेस का वो यही था कि जहां सेशन होगा उसके विपरीत दिशा का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। सेशन हो रहा था बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, तो कोई अध्यक्ष बनता बंगाल का व्यक्ति। फिरोज शाह मेहता ने चालाकी से इसे चेंज कर दिया, सूरत में ही न कर दिया इसे, जो कि तिलक का होम टाउन भी था। अब इस बात को एक्सट्रीमिस्ट समझ गए। उन्होंने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष पद के लिए तैयार कर लिया। लाला लाजपत राय पंजाब से आते थे, वो बन ही सकते थे। मॉडरेट ने रास बिहारी घोष को बनाना चाहा, और इसी बीच में दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और फाइनली ये हुआ कि सूरत में ही जूतम पैजार हुई दोनों के बीच में। जूते चले, किसी ने फेंक के मारा जूता मंच पर, फिरोज शाह मेहता को लगा, जो कि एक्सट्रीमिस्ट के बहुत, मॉडरेट के बहुत बड़े लीडर थे। और यहां से फिर मार पिटाई भी शुरू हुई, और फाइनली ये हुआ कि सेशन कैंसिल हुआ, कोई निर्णय नहीं निकला, मॉडरेट ने एक्सट्रीमिस्ट को बाहर कर दिया। तो ये सूरत स्प्लिट थी। सरकार को इससे बड़ा फायदा हुआ, वो चाहते ही थे ये हो जाए, और उन्होंने तुरंत मॉडरेट को लालच दिया काउंसिल रिफॉर्म्स का। उन्होंने कहा कि हम लोग परिषदीय सुधार करेंगे और आपकी मांगों को उसमें मान ली जाएगी। उसी समय ब्रिटेन में लिबरल्स की गवर्नमेंट बनने वाली थी, और मॉर्ले सचिव बनने वाले थे, इंडियन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनने वाले थे। मॉर्ले बहुत लिबरल व्यक्ति थे, और हमारे यहाँ के जो मॉडरेट लीडर्स थे उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे पहले से ही, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो। उनको यह विश्वास था कि मॉर्ले जब सचिव बनेंगे तो फिर भारत के लिए कुछ सुधार होंगे बड़े लेवल पर। इस उम्मीद से भी मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट को बाहर कर दिया और एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिटिक्स से पल्ला झाड़ लिया। तो ये सूरत स्प्लिट थी, जो पहला कॉज था स्वदेशी आंदोलन के कमजोर होने का। ठीक है।